नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 और 27 की। सो गाइज, यहाँ पर देखो, मैं आपको जीवन कौशल पढ़ा रही हूँ और जीवन कौशल में हमने शिक्षक की भूमिका है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज ये इसका सेकेंड पार्ट है और मैंने आपको ये भी यहाँ पे बता दिया था और फिर कुछ पॉइंट्स थे, निम्नलिखित भूमिकाएं ये भी बता दी थी। फिर शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। देखो, फिर मैंने परामर्श की परिभाषाएं भी सिखाई थी। फिर यहाँ पर देखिए, बात कीजिए शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कि शिक्षक एक परामर्शदाता कैसे हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो सिद्ध करना है, कैसे होगा, तो ये चीज़ें आपको क्या करके बतानी है भैया जी, सिद्ध करके बताने की टीचर्स परामर्शदाता कैसे होगा। जैसे विशेषज्ञता का मतलब ये होता है कि जो टीचर्स है, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो भैया वो टीचर जो है साइंस में पूरा परफेक्ट होना चाहिए। क्या ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आए और हमें पढ़ाने की कोशिश करें, नो, वो उसे यहाँ पे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर खुद यहाँ पर वो टीचर्स, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होगा, साइंस के सब्जेक्ट में क्या होगा भैया जी, विशेषज्ञ होगा, तभी तो वो हमें पढ़ाने के लिए बेस्ट होगा, तभी तो वो हमारे लिए परामर्शदाता के रूप में होगा, यानी कि हमें सजेशन देने वाला होगा, हमें सलाह देने वाला। फिर हितैषी का मतलब ये होता है कि परामर्श प्राप्त करने वाले का हित चाहा जाए, और शिक्षक हमेशा अपने छात्रों का हित ही चाहता है, हितैषी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो यहाँ पर जो है क्लास में 30 बच्चे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 ही बच्चों से प्यार करते हैं, 2 ही बच्चों का हित चाहते हैं, बाकी आपकी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं भैया, आप टीचर से आपका मतलब है 30 के 30 बच्चों का यहाँ पे कल्याण करना और उनका भविष्य बनाना। तो आपका यहाँ पर ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ओनली बस मुझे 2 ही बच्चों को हिट करना है, नो, 2 ही बच्चों को हिट नहीं करना है, उन 30 के 30 बच्चों का भविष्य आपको बनाना है, आपके हाथ में है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हितैषी होना चाहिए। इसलिए टीचर्स यहाँ पर क्या है, आपके लिए परामर्शदाता के रूप में है। फिर क्या है, गोपनीयता। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, गोपनीयता कुछ चीज़ें ऐसी होती है, गोपनीय भी रखी जाती है कि अगर बच्चे को आपने सम्स दिया करने को, बच्चे ने उस सम्स को गलत किया, तो आपका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसकी कॉपी पूरे स्कूल में उठाकर दिखाओ कि देखो यहाँ पे इस बच्चे ने ये सम्स भी नहीं कर पाया, ठीक है, इससे कुछ नहीं आता, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है, ये तो बुद्धिहीन है, ये बेवकूफ़ है, ये कभी नहीं पढ़ पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, चलो निकालो स्कूल से बाहर। तो ऐसे अगर आप करोगे, क्या खाक आप एक टीचर्स के रूप में परामर्शदाता दे रहे हो बच्चों को? नो। चलो, फिर यहाँ पे देखो, ग्राहक आधारित विचार। ग्राहक जो आधारित विचार है, ये क्या होता है, परामर्श प्रक्रिया परामर्श देने वाले पर नहीं अपितु परामर्श लेने वाले पर केंद्रित होती है। ठीक इसी तरह से एक शिक्षक का केंद्रित होना भी ग्राहक के लिए केंद्रित या परामर्श लेने वाले की तरफ झुकाव को दर्शाता है, इसलिए भी शिक्षक ये क्या है, परामर्शदाता है। देखो, ग्राहक आधारित जो यहाँ पे क्या है विचार है, इसका मतलब गाइस ये होता है कि देखो, मैं टीचर्स हूँ भैया, मैं क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, तो मेरे लिए जितने भी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं ओनली यहाँ पर ये नहीं कि 2-4 बच्चे हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ओनली मैं उनको ही नॉलेज दे रही हूँ, बाकी यहाँ पर मुझे नहीं पता। या फिर आप मुझसे PDF मांग रहे हैं, तो ओनली मैं 3 से 4 बच्चों को PDF दे रही हूँ, बाकी मैं बच्चों को PDF नहीं दे रही हूँ, ऐसा भी मेरा मतलब नहीं है भैया। मैं आपके लिए ग्राहक आधारित विचार रखती हूँ, मैं सभी से संपूर्ण उतना ही लगाव रखती हूँ और मेरा सभी के प्रति उतना ही यहाँ पे प्रेम भाव लगाव आपके साथ में है जितना कि इन सब बच्चों के साथ में, ठीक है ना। तो भैया मेरे लिए सब क्या है, मैंने सब्सक्राइबर सभी मेरे लिए इक्वल है, सभी मेरे फ्रेंड्स है, सभी मेरे भाई बहन है, ठीक है, मैं सबके प्रति ग्राहक विचार यहाँ पे रखती हूँ। यानी कि ग्राहक आधारित विचार का मतलब ये होता है कि आपको किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना, सही से बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर बच्चे को सिखाना है, ठीक है, परामर्श देना है। अब यहाँ पर क्या है, सही चुनाव में सहायता करना। देखो क्या है, सही चुनाव में क्या करना भैया, सहायता करना। तो कई बार करियर के लिए असीमित विकल्प उपलब्ध होने पर छात्र सही विकल्प के चुनाव को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे शिक्षक उनका सही मार्ग दिखाकर उचित विकल्प का चयन करने में सहायता करता है, इसलिए भी शिक्षक को हम परामर्शदाता कहेंगे। तो सही चुनाव में सहायता हम कैसे कर सकते हैं, तो भैया जी हम सही चुनाव में कैसे सहायता करेंगे। तो कई बार होता है ना ऐसा कि करियर क्या बनाऊं, क्या पढूं, होता है कि आगे चल के BA करूं या BSc करूं, MSc करूं या MCOM करूं, BCom करूं, मुझे क्या करना, मुझे टीचर्स के फील्ड में जाना चाहिए, मुझे आगे BT से B.Ed करना चाहिए, यार वैकेंसी नहीं आती,
चलो फिर क्या करूँ, चलो पैट यूपी ट्रिपल एस सी पैट दे लेता हूँ यहाँ पे, और फिर जो लेखपाल वगैरह है भर्ती बहुत सारी आती है इनमें देख लूँगा, चलो एसएससी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगा। जब आपके माइंड में यही चीज़ फिक्स नहीं है तो अगर आप अपने टीचर से यहाँ पे सजेशन लेते हैं इस चीज़ का, तो टीचर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप बच्चे को उसके आधार पर सही यहाँ पे मार्ग दिखाओ, इसलिए भी टीचर सही चुनाव में आपकी सहायता कर सकता है। बाई चांस होता है ऐसा कि हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं और हमारे पेरेंट्स भी, हमारे खुद के पेरेंट्स भी इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते कि हम अपने बच्चे को किस व्यवसाय की ओर, यहाँ पे भाई व्यवसाय ये समझो पढ़ के सबको व्यवसाय करना है इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, बताओ कर रहे हैं कि नहीं, जो सत्य हैं तो सत्य हैं। क्या कोई भी ऐसा है यहाँ पे किस लिए पढ़ रहा है कि बस मुझे नॉलेज चाहिए, जो जॉब मेरी लगे ना लगे मुझे मतलब नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं ना। सबके मन में ये तो सवाल है कि भैया जॉब लगे, रोजगार मिले, शादी वादी हो, ठीक है ना, बढ़िया अच्छे से घुमाए फिराए बीवी को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सही चुनाव में सहायता भैया एक टीचर्स अगर करता है तो वो भी आपके लिए क्या है, एक परामर्शदाता के रूप में यहाँ पर होगा। ओके चलिए क्या बात है। अब देखो क्या है भैया जी यहाँ पे प्रजातांत्रिक रवैया, प्रजातांत्रिक क्या होना चाहिए रवैया। परामर्श का यह सिद्धांत है कि परामर्शदाता तानाशाही तरीके से अपनी राय परामर्श लेने वाले के ऊपर थोप नहीं सकता है और शिक्षक भी बिना किसी तानाशाही रवैया को अपनाए प्रजातांत्रिक तरीके से अपने छात्र को सलाह, यानी कि थोपना। सबसे जो मेन यहाँ पे उदाहरण है वो क्या है, थोपना। आप जबरन आप अपने बच्चों पर ये चीज़ नहीं थोप सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे ही होते हैं भैया जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, समझो आपके स्टूडेंट है तो आपके स्टूडेंट का ये मन है कि नहीं मुझे तो टीचर बनना है, आपके स्टूडेंट का ये मन है कि मुझे टीचर बनना है, 12th के बाद में मैं यहाँ पे BA BSc करूँगा और फिर यहाँ पर जो है BCom फिर यहाँ पे BTC या B.Ed या फिर TCT PCT भैया इनमें अप्लाई करूँगा या फिर इन चीज़ को फॉलो करूँगा, ठीक है, इनको करूँगा आगे, ठीक है, कि अगर भैया मैं BTC करता हूँ तो प्राइमरी लेवल का टीचर्स बनूंगा, और अगर मैं B.Ed करता हूँ तो TCT PCT के लिए भी मैं MA करता हूँ तो TCT PCT के लिए भी मैं फिर यहाँ पे अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो बच्चा सोच रहा है टीचर बना, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप टीचर्स होके आप खुद उस बच्चे को क्या कह रहे हैं कि नहीं, अरे भैया टीचर कहाँ बनोगे, कहाँ है जॉब, फलाना ढिमकाना, इतनी छोटी सी नौकरी लोगे, नहीं तुम IAS बनो, क्या बनो तुम IAS बनो। अरे भैया पहले बच्चे का दिमाग तो देख लो, IAS बनने का है भी नहीं। तो भैया टीचर्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जबरन थोपे कि नहीं तुझे IAS ही बनना है, तू मेरा स्टूडेंट है, मैंने बोला है तुझे IAS की तैयारी करनी है, तुझे यहाँ पे IAS ही बनना है तो बनना है बस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भैया, जबरन आपको कुछ भी बच्चे पे नहीं थोपना है। ओके क्या जबरन आपको कुछ भी बच्चे के ऊपर नहीं थोपना है, जो बच्चे का मन है, अगर बच्चे का मन है यहाँ पर क्या कि बच्चे को क्या बनना है भैया जी, टीचर बनना है, बच्चे को क्या बनना है भैया जी, टीचर बनना है, तो आपका गाइडेंस यहाँ पर राइट होना चाहिए कि ओके आप इसको रॉन्ग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मेन हमारा क्या है भैया पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स है कि कुछ भी चीज़ बच्चों पर जबरन नहीं थोपना, ये क्या है प्रजातांत्रिक रवैया होता है। इसलिए भी टीचर्स क्या है एक परामर्शदाता के रूप में होता है अगर आप उसे सही सलाह यहाँ पे दोगे, ठीक है। चलिए तो अभी तो हमने बात की कि जो टीचर्स होते हैं कौन होते हैं, अभी हमने बात की जो टीचर्स होते हैं वो एक परामर्शदाता के रूप में होते हैं। सो गाइज अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ध्यान से, अभी हम बात करेंगे कि एक टीचर्स क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी होता है। क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी होता है, ठीक है, जिसमें कि NCF 2005 में शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता भी माना गया है। ध्यान से अभी मैंने यहाँ पे ये सिद्ध करके दिखाया है कि टीचर्स क्या है एक परामर्शदाता है, अभी हम ये सिद्ध करेंगे कि टीचर्स क्या है एक सुविधा प्रदाता भी है, जिसमें कि NCF 2005 आता है, इसमें टीचर्स को एक सुविधा प्रदाता भी माना गया है, जिसमें इनके बहुत सारे पॉइंट्स से हम पढ़ेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे से। तो अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ सुविधा प्रदाता है, चलो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट से सिद्ध करने का, टीचर्स मार्गदर्शन की सुविधा करने वाला, मार्गदर्शन बच्चे को अपने स्टूडेंट्स को छात्रों को रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन दिखाए, ठीक है ना, उसे समझाए, सही रास्ता दिखाए। शिक्षक हमेशा अपने छात्र को प्रजातांत्रिक तरीके से किसी समस्या में पढ़ने पर सलाह लेने की सुविधा देकर एक सुविधादाता प्रदाता बन जाता है, ठीक है। अगर भैया यहाँ पर जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र अगर वो गलत राह पर जा रहा है, वो गलत व्यवहार कर रहा है, मानो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं भैया आप आते हैं और आपने कोई भी गलत कार्य करना शुरू कर दिया, आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, टीचर्स
टीचर्स ने आपको देख लिया, बिल्कुल देख भी लिया, और खुद भी आपके हाव भाव से, आपके जो है पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से हमें पता चल जाता है कि आप जो है क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपने देखा हो कोई बंदा अगर स्मोकिंग करता है तो उनकी आंखों से पता चल जाता है, उनके दांतों से पता चल जाता है, उनके होठ से, लिप से पता चल जाता है, उनकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। ठीक है, कि भैया आप जो है स्मोकिंग करने लगे, क्या करने लगे, आप स्मोकिंग करने लगे, तो टीचर्स आपको समझाएगा बेटा ये मत करो, आपका जो ये शरीर है, ये बॉडी है, बिल्कुल खराब हो जाएगी, फेफड़े खराब हो जाएंगे ये। तो फिर आप बच्चे को क्या मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, सुधार रहे हैं। या फिर यहाँ पर अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसलिए भी टीचर्स क्या है, एक सुविधा प्रदाता है, यानी बच्चे को क्या दे रहा है, टीचर्स सुविधा दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। जिज्ञासा, स्वभाव से जिज्ञासु विद्यार्थी की जिज्ञासा कई बार शांत नहीं कर पाते, ऐसे में एक अच्छा शिक्षक उन्हें प्रश्न पूछने से जिज्ञासा शांत करेगा। कभी कभी कुछ देखो बच्चे ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं ना प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं जिनका IQ लेवल होता है आपका 140+, ठीक है ना, और वो भैया हर चीज़ में तर्क वितर्क निकालते रहते हैं कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं कुछ भी है, कुछ भी उसने देखा तो पूछेगा आपसे ये ऐसा क्यों होता है सर ऐसा ये क्यों हो गया सर, ये ऐसे क्या है, तो सारी चीज़ें आप उन्हें फिर बताएंगे। तो अगर बच्चे के अंदर इतनी जिज्ञासा है तो फिर आप उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछो कि चलो हम क्वेश्चन करते हैं और आप डिफरेंट यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके आंसर भी यहाँ पे आएंगे। अगर नहीं आपको कुछ के आंसर पता है तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसलिए भी टीचर्स क्या है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगा। ठीक है ना, चलिए बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस कुछ ही बचा हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट का पार्ट्स कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी 1-2 पार्ट्स और बचा हुआ है बस, फिर जीवन कौशल तो फिनिश हो जाएगा, फिर शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान चलता रहेगा। फिर है भ्रम दूर करने की सुविधा। क्या है भैया, भ्रम दूर करने की सुविधा। देखो अगर पढ़ाए गए पाठ में विद्यार्थी को सीखने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है तो में एक शिक्षक उसे भ्रम दूर करके सीखने की सुविधा क्या करता है, देता है। भ्रम दूर करना, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, उसे सीखने में किसी प्रकार का भ्रम हो रहा है। मानो कि आप बच्चे को यहाँ पे हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं, वोवेल्स पढ़ा रहे हो, स्वर पढ़ा रहे हैं, और भैया जी जो है व्यंजन पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं स्वर में, आपने कहा कि हिंदी में जो है 11 होते हैं, ठीक है, संस्कृत में 9 होते हैं। तो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि इसमें हिंदी में 11 क्यों होते हैं, इसमें संस्कृत में 9 क्यों होते हैं, मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे आप प्लीज़ बताइए यहाँ पे। तो फिर आप बताएंगे कि भैया जी जो हिंदी में है यहाँ पर आपके जो वो होते हैं विसर्ग, और ये जो विसर्ग और अनुनासिक है ये दोनों भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इसलिए बेटा ये 11 हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप बताएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बच्चा ये समझेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे भ्रम हो रहा था और मेरा भ्रम दूर हो गया, अब ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जब यहाँ पे टीचर्स बच्चे का भ्रम दूर करेगा तो वो बच्चे के लिए क्या होगा, सुविधा प्रदाता होगा। फिर नेक्स्ट है क्या, रुचि। यहाँ पे रुचि, देखो बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक छात्रों की रुचि को रुचि में रखकर सिखाने और सीखने की सुविधा यहाँ पर देता है। बाल केंद्रीय शिक्षा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो रुचि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि बालक के अंदर जब रुचि होती है तभी तो बालक क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, सीखता है। मानो आप हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कुछ भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो भैया आप तो पढ़ा रहे हैं, बालक रुचि नहीं ले रहा है, तो आप कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित, और आपको बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को शिक्षा देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भयमुक्त वातावरण में सीखने की सुविधा। भयमुक्त वातावरण में सीखने की सुविधा का मतलब क्या है, जिसे आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में एक अपने सभी छात्रों को भयमुक्त वातावरण में सीखने की सुविधा दो। देखो आपका जो स्कूल है, जो विद्यालय, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो किस जगह है, ठीक है, उसके जो रूम्स हैं, जो आपकी क्लास है, मानो आप यहाँ पे 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 में, 9 में, फिर 10th में, ठीक है, कोई सी भी क्लास में है आप, तो 6 जो क्लास है आपकी, मानो ये आपका रूम है, कमरा है, तो आपके कमरे के चारों ओर का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास में ही, भाई बगल में ही क्या यहाँ पे ढोल बज रहे हैं, क्या ढोल बज रहे हैं, बाजा बज रहा है, ठीक है ना,
ढोल बाजे तमाशे साँग वांगे दिखाने वाले आ रहे हैं, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, भयमुक्त वातावरण, बिल्कुल वातावरण शांत होना चाहिए और भयमुक्त, डरावना भी नहीं होना चाहिए। पता चला कि पीछे यहाँ पे ऐसी डरावनी सी आवाज़ आ रही है, तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई पर नहीं होगा, पता कहाँ जाएगा, उस डरावनी चीज़ों पर। सोचेगा कि सच में जो पिक्चर्स में दिखाते हैं भूत चुड़ैल होती है भैया, पिछले पैरों से चलती है, वहीं आ रही है देखो, ठीक है ना। तो बच्चा फिर भय डरता रहेगा क्लास में। आगे देखते हैं, आगे है शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। शिक्षक क्या है, एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी कार्य की निगरानी या देखभाल करता है। अनुश्रवण यानी देखो टीचर्स होते हैं भैया, टीचर्स जो है, टीचर्स का अगर विषय है यहाँ पे कि अगर आपको टीचर्स हिंदी पढ़ाएंगे ये वाले, ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स आपको हिंदी पढ़ाने की पूरी देखभाल भी रखेगा, ठीक है ना, इसकी पूरी निगरानी भी रखेगा कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, बच्चे को हिंदी में स्वर व्यंजन इन सब का ज्ञान हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। प्रगति अवलोकन करता होना चाहिए। एक टीचर्स मूल्यांकन परीक्षण आदि के द्वारा अपने छात्रों की प्रगति की निगरानी करता है। प्रगति अवलोकन, एक टीचर्स मूल्यांकन परीक्षण आदि के द्वारा, मूल्यांकन देखो, मानो कि यहाँ पे देखो मूल्यांकन ये होता है, मूल्यांकन परीक्षण ये होता है, मानो कि यार टीचर्स ने आपको पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, चलो हम ले लेते हैं मैथ्स वाले को, ठीक है, कि मानो आज हमने मैथ्स में पढ़ा, तो मैथ्स में हमने यहाँ पे 1 से 100 तक काउंटिंग सिखाई बच्चों को, ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि इसके 10 दिन बाद क्या होगा बच्चों, आपका टेस्ट होगा। आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। और ओरल यानी कि मौखिक आपसे 1 से 12 तक ये जो काउंटिंग है आपसे बुलवाई जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे आपका मूल्यांकन परीक्षण करके देखूंगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं। जब मैं आपको भाई सिखा रहा था तो आपका ध्यान कितना यहाँ पे मेरे पास में लगा हुआ था, कितना नहीं लगा हुआ था, आप कुछ सीख रहे थे कि नहीं सीख रहे थे, कि बस ऐसे ही मेरी बातें सुन रहे थे। तो यही होता है प्रगति अवलोकन करता, कि जब हम क्या करते हैं टीचर्स होने के नाते बच्चों का मूल्यांकन परीक्षण लेते हैं कि बच्चे ने 1 से 100 तक काउंटिंग सही सुनाई कि नहीं सुनाई, तो फिर आप उसके आधार पर उसका टेस्ट लेंगे। फिर क्या है, मानक निर्धारण। शिक्षक अपने छात्र की क्षमताओं को देखते हुए उसके प्रदर्शन का मानक तैयार करता है, क्योंकि अनुश्रवणकर्ता भी किसी कार्य के मानक तैयार करते हैं। मानक निर्धारक का मतलब ये होता है टीचर्स अपने छात्र की क्षमताओं को देखते हुए, देखो टीचर्स क्या करता है भैया, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं ना, तो 30 के 30 बच्चों की टीचर्स को क्षमता यानी कि उसकी जो नॉलेज है उसमें कितनी कैपेसिटी है सीखने की, वो बिल्कुल उसे पता चल जाती है। क्योंकि बच्चा उसके इतने क्लोज होता है, पढ़ता है, तो धीरे धीरे टीचर्स को ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे बच्चे में कितनी कैपेसिटी है सीखने की, कि अगर मेरा बच्चा यहाँ पे इतना हार्ड, ठीक है ना, इतना हार्ड सम्स नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसे जो है यहाँ पर ईजी सम्स देना चाहिए। ठीक है भैया, कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य, कौन जड़ बुद्धि, किसकी मंद बुद्धि है, किसकी सामान्य बुद्धि है, कौन सीखने में ज़्यादा समय रहता है। बिल्कुल क्लास में सभी बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है कि समान ही सभी बच्चे समान रूप से सीख रहे हैं, अलग अलग सीखेंगे। तो एक टीचर्स को यह मानक निर्धारण यहाँ पे पता होता है कि हाँ बच्चे कैसे सीखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, निदान या कमियों की दुकान। निदान या कमियों की दुकान, एक अनुश्रवणकर्ता हमेशा उन कमियों का पता लगाता है जिनकी वजह से कार्य सही नहीं हो पा रहा है। निदान, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे के सामने क्या उत्पन्न हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। अब आपको क्या करना है, इस समस्या को जानना है, पहचानना है, इस समस्या के, ठीक है ना, पूरे अंग यहाँ पे लास्ट तक हर चीज़ें देखनी है, हर कमियों का उसका पता लगाना है और फिर उसे क्या करना है, यहाँ पर सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुझाव। अनुश्रवणकर्ता के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा अपनी टीम के लोगों को खुद के बेहतर बनाने का सुझाव दे। सुझाव यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, एक टीचर्स को ये भी कहना चाहिए अपने बच्चों को कि ये भी सुझाव देना चाहिए कि आप जो है इस बेसिस से पढ़िए कि आप ही सबसे बेस्ट हो। क्या हो, आप ही सबसे बेस्ट हो। ठीक है, मानो एक टीम बना दी, 30 बच्चों में, एक टीम में 10 बच्चे कर दिए, दूसरी टीम में 10 बच्चे कर दिए, तीसरे में 10 बच्चे कर दिए। इसमें एक बच्चे को क्या ये सुझाव दे दिया कि आप अपनी पूरी टीम को बेस्ट बनाओ। इसको भी ये सुझाव दे दिया, आप भी अपनी टीम को बेस्ट बनाओ, आप भी अपनी टीम को बेस्ट बनाओ। जैसे क्रिकेटर जो होते हैं, जो क्रिकेट में कहते हैं ना कि भैया ये इसमें क्या है, आपके
हेड है, तो उनका ये दायित्व होता है कि बाकी के जो यहाँ पे क्रिकेट टीम है पूरी, ठीक है, उनको किस तरह यहाँ पे सुझाव देना, सजेशन देना कि हाँ भैया हमें यहाँ पर जीतना है तो जीतना है, और इंटरनेशनल तो तरीके से हमें खेलना और जीतना है, बस। ओके, क्लियर है ना? सो बताओ फटाफट, चीज़ें समझ आई कि नहीं आई? तो भैया ये तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। बाकी शिक्षक एक नेतृत्व करता है, ये हम कल पढ़ेंगे। मैंने कहा ना 1-2 और यहाँ पे आपकी क्लासेस आएगी बस, बाकी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश हो गई। मैंने क्या पढ़ाया? शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, शिक्षक एक अनुसरणकर्ता के रूप में। 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई, तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए, उन उदाहरण के आधार पर आपके बेसिक जीवन से जोड़ते हुए वे एग्जाम्पल्स मैंने दिए, उसके आधार पर मैंने सिखाया। तो बताएं कहाँ पर आपको नहीं समझ आया? सो प्लीज़ रिक्वेस्टेड बताओ। आई होप सारी चीज़ समझ आ गई हो। कोई भी डाउट्स है? बस अब जीवन कौशल में एक पॉइंट्स, ओनली एक लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या है? शिक्षक एक नेतृत्व करता है, ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। 2 वीडियो में ये भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन कौशल हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान को कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।